नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी अपने भाषण में कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, इस पर बहस करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मोदी जी जो चीज़ बार बार दोहराएं, जो बात बार बार रिपीट करें, हर दिन बार बार रिपीट करें, उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर पिछले 2 दिनों से वो चाहे लोकसभा में भाषण दे रहे हैं, राज्यसभा में भाषण दे रहे हैं, वो एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, बार बार 4 बार एक बात रिपीट कर चुके हैं कि इस बार बीजेपी 370 सीटें लाने जा रही है। 370 सीट, चौके का मत मोदी जी हैं। 370 सीटें बीजेपी लाने जा रही है और ये बात मोदी बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट। अब दोस्तों, मोदी जी के इन दावों में कितना दम है? 370 सीटें, जी हाँ, 543 में 370 सीटें, इसकी क्या सच्चाई है, कितना दमखम है, इस पर तो मैं आऊँगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ कि 370 सीटों के साथ साथ मोदी जी आजकल एक और बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, और वो बात है कि उनका जो तीसरा कार्यकाल है, उनका जो थर्ड टेन्योर होगा वो बहुत ही बड़े फैसलों का टेन्योर होगा। उसमें बहुत ही हैरत अंगेज फैसले मोदी लेने जा रहे हैं। क्या मोदी हिंदुस्तान बदलने जा रहे हैं? सुनिए पहले। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। अब दोस्तों, मोदी जी ने यूँ तो भाषण बहुत लंबा दिया, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी हर तरह का तंज किया, नेहरू से लेकर राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक। लेकिन मैंने कहा 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको वो बार बार हर महफिल में दोहरा रहे हैं। 370 सीट्स कि वो लाएंगे और बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा। अभी चुनाव नहीं हुए हैं, अभी चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए हैं, लेकिन मोदी जी ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि उन्होंने चुनाव जीत लिया है। और वो तीसरे कार्यकाल की बात कर रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में वो बहुत बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। अब ये बड़े फैसले क्या हैं? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं? क्या संविधान बदलने जा रहे हैं? या फिर पीओके लेने जा रहे हैं? वो क्या करने जा रहे हैं? वो कौन से हैरत अंगेज फैसले लेने जा रहे हैं जहां वो कह रहे हैं कि तीसरा टेन्योर बहुत बड़े फैसलों का होगा? अब मोदी पर क्या वाकई यकीन किया जाए? उनकी ज़ुबान पर, उनकी फेस वैल्यू पर क्या वाकई वो 370 सीटें ला रहे हैं? जो 370 सीटों की बात हो रही है बेबुनियाद है, सच से कोसों दूर है। और ज़मीनी हकीकत ये है कि मोदी जी चुनाव जीतने भी जा रहे हैं या नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं, अशोक वानखड़े टाइगर, जो अभी 4 राज्यों से दौरा करके लौटे हैं, उनका तो ये कहना है कि 370 तो बहुत दूर है। मोदी जी को 270 के लाले पड़े हुए हैं। क्या 370 आ रहे हैं? 270 के लाले पड़े हैं। आप 370 की बात कर रहे हैं, 270 के लाले पड़े हैं। अब दोस्तों, टाइगर के साथ और हमारे एक्सपर्ट जो डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार हैं, दोनों के साथ मिलकर मोदी जी के जो हवाई दावे हैं, 370 सीटें, अभी तक धारा 370 सुनते थे, अब 370 सीटें सुन रहे हैं। इसमें कितना दम है उनके दावों में, ये सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 370 सीट आ रही हैं, 270 आ रही हैं, या उससे भी कम आ रही हैं। क्या हकीकत है, उस पर एक फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आपको दूंगा मैं। लेकिन मैंने जो पहले कहा कि ये जो रट लगा रखी है, मोदी जी ने जो रट लगा रही, बार बार ये जो रिपीट कर रहे हैं, 370 सीट, बड़े फैसले का दौर, इसकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है कि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, मोदी और शाह के। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले 370 की बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा, कंफ्यूज मत होइएगा, धारा 370 नहीं, 370 सीटें लाने की बात कर रहे हैं। दरअसल 370 सीटों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आपको कोई संविधान बदलना है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो फिर
300 सीटों से नहीं, 272 सीटों से नहीं, आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, आपको प्रचंड बहुमत चाहिए, आपको 2/3 बहुमत चाहिए। यानी लोकसभा में जहां 543 सीटें हैं, 543 का सदन है लोकसभा, इसमें आपको फिर 362 सीटें चाहिए, 362 सीट चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, तभी आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा उलटफेर करना है आपको, अगर संविधान को बदलना है, अमेंडमेंट करना है, तो फिर 362 सांसद होने चाहिए आपके साथ। और इसीलिए मोदी जी एक रट लगा रहे हैं, 370 370 370। और वो 362 तो कह नहीं सकते एकदम एग्जैक्टली, इसलिए 370 कहा जा रहा है। यानी जो 370 के पीछे जो लक्ष्य है वो 362 है। बहुत कुछ बदलना चाहते हैं मोदी। अब सवाल ये भी उठता है आपके जहन में कि भाई अगर ये जो 370 सीटों की बात हो रही है, यानी 2/3 बहुमत की बात हो रही लोकसभा में और राज्यसभा में भी, तो मोदी जी के जहन में क्या चल रहा है, किस तरह का भारत वो बनाना चाहते हैं। 2025 में यानी अगले साल जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, तो वो कौन सी घोषणाएं करना चाहते हैं। अगर वो जीत गए, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि वो जीत गए मैच अभी से, वो क्या करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, आरक्षण में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर करना चाहते हैं, या देश की धारा ही बदलना चाहते हैं, पूरी धारा ही बदल देंगे, सब कुछ उलटफेर कर देंगे। जैसे नई संसद बना दी, कर्तव्य पथ बना दिया, तमाम इमारतें बदल दी उन्होंने, धारा 370 हटा दी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। क्या क्या करना चाह रहे हैं, नंबर 1 उनके टारगेट्स क्या हैं। लेकिन टारगेट को अगर हम पीछे करें तो सबसे बड़ा सवाल ये कि अब मोदी जी सरकार बनाने भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बातें अपनी जगह हैं, दावे अपनी जगह हैं। क्या मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं या वो 272 के टारगेट से भी दूर है। व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, सच्चाई क्या है। हालांकि इंडिया अलायंस बहुत ही लो प्रोफाइल है इस वक्त, लेकिन क्या दक्षिण भारत के द्वार खुलने जा रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में फेरबदल करने जा रहे हैं, क्या बंगाल में वो स्वीप करने जा रहे हैं, क्या फिर कर्नाटक में या तेलंगाना में या फिर झारखंड और बिहार में, क्या मोदी जी स्वीप कर ले जाएंगे पिछली बार की तरह, या कई राज्यों में खेल फंसा हुआ है और 272 टच करना भी इतना आसान नहीं। आखिर मोदी जी फिर बेचैन क्यों हैं। अगर 370 सीटें आ रही हैं तो फिर वो जयंत चौधरी के आगे क्यों झुक रहे हैं, वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में जेल क्यों भेज रहे हैं, वो नीतीश कुमार के साथ यू टर्न क्यों ले रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे को भी क्यों लाना चाहते हैं, वो शरद पवार को इस बुढ़ापे में उनकी पार्टी को दूसरी बार तोड़ना क्यों चाहते हैं। इतनी बेचैनी फिर क्यों है अगर 370 सीटें आ रही। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एक तरफ दावे हैं मोदी के 370 सीटों के, जमीनी हकीकत क्या है। इज इट 370 और 270 और लेस देन 270। मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है और पूरे पर्सपेक्टिव में इस सवाल को समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अगर ये जीते तो बहुत कुछ बदलेगा। और दरअसल 362 का मतलब ये भी है कि क्या 2024 की लड़ाई संविधान की लड़ाई है। ये सवाल आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप वोटर हैं, स्टेक्स आपके भी उतने जितने मेरे हैं इस देश में। इसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है इस सवाल को। अशोक वानखेड़े के पास चलेंगे, अभिषेक कुमार के पास चलेंगे, डेटा जर्नलिस्ट हैं, पार्लियामेंट्री पॉलिसीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। चलते हैं इस बिग क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। मेरा पहला सवाल अभिषेक से। अभिषेक, ये जो 370 सीटों की बात हो रही है, 370 सीटों का यहां मतलब क्या है, 370 का मतलब क्या है, क्या 370 का मतलब 362 है? दीपक जी, 543 सदस्यों की लोकसभा में 362 पर 2/3 बहुमत का आंकड़ा पूरा होता है। और 2/3 बहुमत जब आपके हाथ में आ जाता है, उसके बाद सदन संसद के दोनों सदनों में यदि 2/3 बहुमत हाथ में आ जाता है, तो आधे राज्य तो बीजेपी या एनडीए के पास है ही। अभी क्या दिख ही रहे हैं कि उतने में इंतजाम हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के लिए। तो बड़े फैसले लेने के लिए, मतलब भारत के संघीय ढांचे, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, आरक्षण, इन सब के ऊपर प्रहार करने का एक जमीन, उसकी एक जमीन तैयार करने की कवायद मुझे दिखाई दे रही है।
समझ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संविधान को संशोधित करना है, उसमें बदलाव लाना है, बहुत ही हैरत अंगेज फैसले करने हैं, तो फिर 362 सीटें मोदी को चाहिए और इसीलिए वो बार बार 370 कह रहे हैं। मैं टाइगर सीधे आ रहा हूं, और मैं आज टाइगर बहुत लाग लपेट में बात नहीं करना चाहता। बात एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधे हो, सवाल सीधा हो, और सवाल जितना छोटा है उतना ही स्पष्ट होना चाहिए। क्या मोदी बड़े चेंजेस करने जा रहे हैं? अगर उनको एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, अगर उनको 362 संसद चाहिए रिकॉर्ड, तो क्या फिर संविधान बदलने जा रहे हैं? क्या फिर ये हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है 2025 में? होने क्या जा रहा है कि वो मोदी कह रहे हैं कि साहब बड़े फैसलों का ये तीसरा कार्यकाल है, 370 सीटें और बड़े फैसले। राम मंदिर और 370 हटाने का तो फैसला हो चुका है। अब सबसे बड़ा फैसला जो होगा वो इस देश का संविधान पूर्ण रूप से बदला जाएगा। संविधान अमेंड नहीं होगा, संविधान रिप्लेस होगा। मैं आपको बता रहा हूं जी, ये सबसे बड़ा फैसला होगा। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। संघ के 100 साल में ये देश हिंदू राष्ट्र होगा। या खान पान, रहन सहन, शादी, संबंध, ये सारी चीजें, आरक्षण, नौकरी पाना, कौन सी नौकरी किस सवर्ण को कौन सी, और दलितों को कौन सी नौकरियां करनी होगी, ये रेखांकित होगा। हम मनुस्मृति की तरफ जा रहे हैं, ये बात मैं बार बार कहता हूं। और इसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो 2/3 मेजोरिटी का आंकड़ा 370 के बाद आता है, इसलिए 370। हिडन एजेंडा, ये जो 400 पार का नारा है, हिडन नहीं है 370 का। प्लीज दीपक भाई, हिडन नहीं है, हिडन नहीं है, ऑब्वियस है, दिखता है। जब आपने कैंपेन पहले ही लॉन्च किया कि इस देश का संविधान अब बदलाव चाहता है, ये पुराना हो चुका है, इस संविधान में दम नहीं है, और ये ऑलरेडी ये बहस आपने छेड़ी हुई है। जब आपको 2/3 मेजोरिटी आएगी तो उस बहस को ये यथार्थ पे लागू करेंगे। नहीं टाइगर, आप कहना क्या चाह रहे? टाइगर मैं अभिषेक के पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल पूछ रहा हूँ कि पहले संसद बदल दी, फिर राजपथ को कर्तव्य पथ पर कर दिया, फिर उसके बाद धारा 370 हटा ली, फिर राम मंदिर बना, सारी चीजें एक एक करके संसद भी बदली जा रही है, इमारतें बदली जा रही हैं, सड़कें बदली जा रही हैं, नाम बदले जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है संविधान में? जी, ये हमारे संविधान का नाम मनुस्मृति करने नहीं जा रहे हैं, संविधान ही बदलने जा रहे हैं। जैसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग नहीं बनाई, वैसा संविधान भी नया बनेगा। जी, और पुराना संविधान आज बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही टाइगर। एक अभिषेक से पूछना, अभिषेक अगर 362 सीटें, चलिए मान लिया, एक हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, अब मोदी जी कह रहे हैं तो भाई लोकसभा में भी कह रहे हैं, राज्यसभा में भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, रट लगा लिए मोदी जी ने 370 सीटों की। मान लीजिए 370 सीटें आ जाती, आप कह रहे हैं कि जो जादुई आंकड़ा है संविधान को बदलने का, संशोधन करने का, वो 362 है। तो 362 सांसद लिया है मोदी जी। राज्यसभा में 164 चाहिए, वो भी हो गए, क्योंकि अब जिस तरह से बल्क ऑफ सीट्स आ रही राज्यसभा में, आधी विधानसभाएं भी उनके पास हैं देश की। जब से उन्होंने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जीता है, उनके पास राजस्थान भी आ गया, गुजरात उनका है, उत्तर प्रदेश उनका है, उत्तराखंड उनका है, हरियाणा उनका है, बिहार उनका हो गया है ना, असम उनका है, और भी कई राज्य हैं उनके पास। आपको लगता है कि अगर आधी से ज्यादा विधानसभाएं, 362 सांसद, राज्यसभा में मेजॉरिटी 164 की, तो क्या वाकई फिर बाएं हाथ का खेल होगा मोदी सरकार के लिए 2024 के बाद संविधान को डंके की चोट पे बदलने का? ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए दीपक जी, इसमें दो बातें हैं। पहली चीज कि संविधान को मूलभूत रूप से बदलने से कैसे अब तक उस पर कैसे पर्दा पड़ा हुआ है और कैसे ये नहीं संभव हो पा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान आपको याद होगा, कुछ महीने पहले का है, कि केशवानंद भारती जजमेंट ये देश के विकास में एक बाधा है।
उन्होंने सरेआम कहा था, क्योंकि उसने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी थी। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है? धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, संघीय ढांचा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का पृथक्करण जिसे कहते हैं, आरक्षण यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं, ये सारी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, राइट टू माइनॉरिटी, राइट टू शेड्यूल कास्ट, राइट टू ओबीसी, राइट टू जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स मोटे तौर पर कहे तो। अब इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले केशवानंद भारती जजमेंट को नल एंड वॉइड करना होगा, उसे खत्म करना होगा, उसके प्रभाव को। ठीक, मैं समझ गया। मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ, जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, हम बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे नहीं जाते, हम इसको सुप्रीम कोर्ट की डिबेट ना बनाएं। हम तो अपने दोस्तों के लिए प्रोग्राम करते हैं, जो हमें बहुत प्यार देते हैं, आते हैं शाम को देखने के लिए, आप सबको सुनते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे अमित शाह ने इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की सारी धाराएं बदल दी, 302 पे सब बदल दिया, है ना, क्या इसी तरह से मोदी संविधान भी बदल देंगे? जैसे अमित शाह ने, उनके चेले ने, शिष्य ने जिस तरह से आईपीसी बदल दी, इस देश का कानून बदल दिया फौजदारी का, क्या वैसे ही संविधान को बदला जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है अगर नंबर हाथ में है मोदी के? मैं ये पूछ रहा हूं। कुछ भी संभव है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आप देख रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वही होगा, 6 महीने रहेगा, नहीं नहीं जो किया सही किया। मतलब नंबर है तो फिर आप देख रहे हैं बहुत सारे जजमेंट में आ रहा है। जी, मैं कह रहा हूं सब नंबर कुछ अगर संभव है इस देश में मौजूदा दौर में। जी, मौजूदा दौर में संविधान हमारा कहता है कि संविधान के संरक्षक की भूमिका सुप्रीम कोर्ट की है, यह संविधान कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यदि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट मौन रहना शुरू कर दे तो आप क्या कहेंगे? सरकार जो करेगी 2/3 बहुमत से, वो सारी चीजें कह देगी केशवानंद भारती जजमेंट खत्म तो खत्म, कह देगी बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी खत्म तो खत्म, कह देगी कि आरक्षण खत्म तो खत्म, अल्पसंख्यकों के राइट खत्म तो खत्म, इंडिपेंडेंट जुडिशरी खत्म तो खत्म, सीएजी के पावर खत्म तो खत्म, राज्यों के पावर खत्म तो खत्म, सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो जाए तो सही है, वो भी सही है। जब संविधान ही बदला जाएगा, आज भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की हालत आप देखिए, एक डीएमएसपी वो अपनी मर्जी से नहीं बना सकते जब तक उनको आदेश ऊपर से ना आए, तो वही पूरे देश में देख रहा हूं कि आज 3-3 मुख्यमंत्री धरने पे बैठे थे। केरल के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, भगवंत मान और विजयन साहब, 3 मुख्यमंत्री धरने पे बैठे हैं। और कर्नाटक वाले भी आ रहे हैं, कर्नाटक वाले सिद्धरमैया भी आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा। खैर, ये तो एक अलग बात है। टाइगर भाई, अभिषेक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर हाथ में आ गया, अदालतें हाथ में आ गई, चीफ जस्टिस हाथ में आ गया और सीटें हमारे हाथ में आ गई, यानी अगर आपका लोकसभा में मेजॉरिटी हो गई प्रचंड, क्या टाइगर, क्या ये लड़ाई जो है 2024 की, ये देश के संविधान की फिर लड़ाई है? यकीनन यकीनन देश की संविधान की लड़ाई है। और मैं आपको बता देता हूं कि न्यायपालिका यदि चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय इस बदलाव को खारिज कर सकता है, और उनके करने के बाद ये सरकार को तय करना है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानते या नहीं मानते। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय करता क्या है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का बिहेवियर ऐसा है जिससे पूरी जनता कंफ्यूज्ड है। एक्चुअल क्वेश्चन पर, ये तो बात हो गई मोदी जी की। मोदी जी वैसे भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अभी आप महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सारे दौरे करके लौट रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से मिल रहे हैं, सेफोलॉजिस्ट से आप मिल रहे हैं। अगर मोदी जी 370 सीट लाने की दावा कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि साहब 370 सीटें आ रही हैं, तो अगर 370 सीटें आ रही हैं तो फिर नीतीश के पीछे, जयंत चौधरी के पीछे, इसको तोड़ो, इसको फोड़ो, इसको खींचो, फिर ये जोड़ तोड़, ईडी, ये सब में क्यों लगे हुए हैं भाई? जब आपके पास 370 आ रहे हैं तो फिर वाई यू आर सो मच डेस्परेट? फिर आप इतने बेचैन क्यों हैं एक एक सीट के लिए? देखिए दीपक भाई, बड़ा सीधा सवाल है। क्या 370 आ रहे हैं? 270 के लाले पड़े हैं। आप 370 की बात कर रहे हैं, 270 के लाले पड़े हैं। मतलब 270 सीटों के लाले पड़े हुए हैं? हाँ टाइगर, ये तो बड़ी बात कर रहे हैं आप।
आप मानिए ना, 303 सीट इनके पास है वर्तमान में। 303 सीट लाने के लिए इनको जहां जहां जो जो परफॉर्मेंस किया वो रिपीट करना पड़ेगा। जो सर्वे आ रहे हैं उसमें पता नहीं 370 कहां से दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 सीट घट रही है। आपको जब तक दक्षिण भारत में, आपको जब तक केरल, आपको जब तक तमिलनाडु, जब तक आपको आंध्रा में 10-10 सीटें नहीं आती, अकेले केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 118 सीटें हैं। उसमें से 4 सीटें बीजेपी के पास है मात्र। उत्तर भारत में 320 सीटें हैं, उसमें से 233 सीटें बीजेपी के पास है। बीजेपी वर्तमान जो पुराना रिकॉर्ड भी रिपीट करे तो 303 से आगे नहीं जा सकती। क्या 370 सीटें आ रही हैं? आप तो भाई डेटा जर्नलिस्ट हैं, सारा डेटा आपके हथेली में रहता है। क्या मौजूदा स्थिति में बीजेपी 300 पार करके 370 का आंकड़े तक पहुंचने वाली? क्या 370 सीटें मोदी लाने जा रहे हैं, जो वो बार बार दावा कर रहे हैं, और दावा वो संसद में कर रहे हैं? क्या 370 लाने वाले, या जमीनी हकीकत एकदम अलग है? दीपक जी, ये 370 की बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई प्लेयर कहे कि हम 15 बॉल में सेंचुरी मार देंगे। 17 बॉल पे अगर छक्के भी मारेगा तब जाके उसको सेंचुरी पूरी होगी। 17 गुना 6 102, 15 बॉल में वो नहीं बना सकता है। ये उसी तरह की बातें हैं। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर परिसीमन के बाद के तीनों लोकसभा चुनाव को आप देखें तो इस देश में 342 सीटें ही ऐसी है जिसे बीजेपी ने कम से कम एक बार जीती जरूर है। एक बार, 2 बार, 3 बार, मतलब जितने बार जीती हो। 342 इनकी अपर लिमिट है। अब उन 342 में मैं आपको बताऊं, आपको सुन के हंसी आएगी, 26 सीटें तो 40 में बिहार की है जो कभी ना कभी जीती है। अब वो लड़ेंगे वहां 17-18, तो 17-18 ही जीतेंगे ना, मैक्सिमम जीतेंगे तो 17-18, 26 तो नहीं जीत सकते। कभी ना कभी 40 में 26 जीती है। यूपी में 73 है। यूपी में जैसे जयंत चौधरी के आने की चर्चा है तो खुद लड़ेंगे ही 68-69, तो 73 कहां से जीत लेंगे? तो ये सारी बातें हास्यास्पद लगती है उस दौर में, जिस दौर में कर्नाटक निकल गया, जिस दौर में हिमाचल निकल गया, जिस दौर में महाराष्ट्र का जनमत ही इनके पास में निकल गया। भले ही एक सरकार अवैध कहे या वैध कहे, जो भी हो, चल रही हो। हरियाणा की स्थिति आप देख रहे हैं, दिल्ली की स्थिति आप देख रहे हैं। और जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, सेंट्रल इंडिया के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 91 में 88 आप जीते हुए हैं। कहां जाएंगे बढ़ के? घटने की संभावना है कि 10 घट जाए, 20 घट जाए। बहुत अच्छा करेंगे तो एक भी ना घटे। बढ़ेंगे कहां से? तो आपको ये लगता है कि मोदी ने जो राज्यसभा और लोकसभा में कहा वो एक पॉलिटिकल गिमिक था, वो एक वॉर क्राई था? हकीकत यह है पॉलिटिकल कि वॉर क्राई। मोदी जी जमीन पर कमजोर हैं, इसीलिए बेचैनी है कि वो जयंत चौधरी तक के आगे झुक रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने क्या कहा आपको? बेचैनी अपने जगह पे। इसको 3 साइड है सर। यथार्थ पे, धरातल पे जो चीज है वो एक अलग है, उसको देखते हुए बढ़ती हुई बेचैनी एक अलग है, लेकिन अपने सपने के प्रति कमिटमेंट होना एक बात अलग है। मैं मोदी जी को 100 मार्क देता हूं। उनका सपना हिंदू राष्ट्र लागू करने का है, उनका सपना पूर्ण रूप से संविधान बदलने का है, और उसके लिए वो इतने कमिटमेंट है कि किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन ये सब लेवल पे जाने के बाद भी मुझे 370 के लिए, वर्तमान 303 में ही 370 ऐड करूंगा ना मैं 370 मतलब 303 से आगे 370 जाएंगे। तो ये तो मैं मान गया हूं कि 303 आ रही है। अब ये 67 सीट्स कहां से आएगी वही टोटल नहीं बैठ रही है, और जो टोटल मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं वो हो ही नहीं सकता। तमिलनाडु में 10 सीट हो ही नहीं सकती, केरल में 10 सीट हो ही नहीं सकती, आंध्र प्रदेश में 10 सीट हो ही नहीं सकती, तेलंगाना में 10 सीट हो ही नहीं सकती। जहां खाता नहीं खुला टाइगर, जहां खाता नहीं खुला, केरल में खाता नहीं खुला, आंध्र प्रदेश में खाता नहीं खुला, जहां 200 सीट ऐसी है दीपक भाई, 200 सीट ऐसी है जहां पिछले 3 चुनाव से, यानी 15 साल से लगातार बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। जी। और इसीलिए हमारे डाटा जर्नलिस्ट का जो आंकड़ा है 343, वो है कि जहां कभी ना कभी एक बार जीती है।
200 सीटें तो ऐसी है कि जहां जीत नसीब ही नहीं हुई अभी तक। आपको अभी फीडबैक क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि मोदी 272 का आंकड़ा टच कर जाएंगे? ये 272 भी नहीं आ नहीं, रहा? कतई नहीं। 272 के लिए लाले पड़े हुए हैं। हो सकता है कि उसके पहले अभी कुछ और लोग जेल जाएंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि जी। केजरीवाल जेल जाते हैं तो दिल्ली की 7 सीटें जाएगी, तो दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी को जाने से बीजेपी का टैली नहीं बढ़ता। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पूरी की पूरी मिलने के बाद भी टैली नहीं बढ़ता। जी अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन मैं सम अप करने जा रहा हूं। क्या जो फीडबैक है, जो पार्टी की फीडबैक है, बीजेपी की अपनी इंटरनल फीडबैक है, जो आंकड़े छुपाए जाते हैं, या फिर जो कांग्रेस की फीडबैक है, जो रियल फीडबैक है, क्या उसमें बीजेपी 250 टच कर रही है? क्या 250 पार कर रही है, या अभी देखिए भी मुझे तो संघर्ष नहीं करना लगता, पड़ेगा बीजेपी? मुझे तो दीपक जी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 250 तक भी पहुंच रही है, क्योंकि 250 तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यथास्थिति बरकरार रखनी होगी उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी पीक पर थी। क्या हेमंत सोरेन वाले एपिसोड के बाद यथास्थिति बरकरार रहेगी वहां? क्या हरियाणा में यथास्थिति बरकरार रहेगी? क्या दिल्ली और हिमाचल में बरकरार रहेगी? लद्दाख का प्रदर्शन आपने देखा, चंडीगढ़ के हालात आप देख रहे हैं, असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन आप देख रहे हैं, राजस्थान में वसुंधरा राजे की नाराजगी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के असर को आप चुनाव में देखेंगे। गुजरात में चैतर वसावा का प्रदर्शन जिसने देखा है उसे पता है कि 26-0 नहीं होगा। 26-0 बिना किसी मशीनी लोकतंत्र के करामात के संभव नहीं है। गुजरात में, महाराष्ट्र के हालात तो अशोक वानखेड़े सर बैठे हुए हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं कि गडकरी साहब वहां से समझ गया अभिषेक खाता भाई, खोल करके आएंगे कि हाँ मैं चैंपियन हूं, मैंने मैं खाता समझ खोला गया। बुरे हालात में। आपने एक्सरे रिपोर्ट सामने रख दी और मैं निष्कर्ष पे ये पहुंच रहा हूं कि ठीक है, मोदी 370 की बात कर रहे हैं, मोदी जो है एक स्पेशल मेजोरिटी लाने की बात कर रहे हैं, प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, मोदी बड़े फैसलों की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, 2025 में मोहन भागवत को एक नया संविधान गिफ्ट करना चाहते हैं, इस तरह के वो सपने देख रहे हैं, लेकिन धरातल में मोदी 370 से कोसों दूर है, ऐसा हमें लगता है। और मुझे लगता है कि हमें नहीं, मोदी जी की बेचैनी बता रही है। जयंत चौधरी के आगे झुकना, नीतीश कुमार के आगे एकदम पूरी तरह से साक्षात प्रणाम करना, जिस तरह से बेचैनी उनकी झारखंड में दिखी, या केजरीवाल को लेके वो परेशान है, या आज भी वो शरद पवार, बुजुर्ग शरद पवार को और कमजोर करना चाह रहे, कहीं ना कहीं बेचैनी बताती है कि लक्ष्य से काफी दूर हैं और शायद ये सपना सपना ही ना रह जाए। टाइगर, बहुत बेबाकी से आपने बात रखी, और अभिषेक, आपके डाटा जर्नलिज्म को सलूट, चाहे वो 362 सीटों का हिसाब किताब हो या फिर राज्यों का फीडबैक हो, गजब है आपका जो फीडबैक है। टाइगर, आपका, अभिषेक, आपका इस प्रोग्राम में आने का अपने दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस बेबाकी और बेलौस और बिंदास और बेधड़क आप बोलते हैं, आप उसे सलूट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।